Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully, everybody will be doing fine in these days and making good use of their time. This is Dr. Rahat Batul, Assistant Professor Physics, Government Graduate College, Sialkot, your instructor for Introduction to Nanoscience and Nanotechnology, PHYS 420. क्लास आज हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे लास्ट टाइम हमने लीव किया था. लास्ट टाइम वी वर डूइंग क्वांटम डॉट्स. होपफुली आप सब लोगों ने पढ़ा होगा एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, यू कैन इनबॉक्स मी. नेक्स्ट जो आज हमने स्टार्ट करना है वो हम आगे चलेंगे. पहले थोड़ा सा लेआउट देख लीजिए कि आज जो है हम लोग क्या क्या कवर करना चाहते हैं. आज वी विल लाइक टू कवर मोर्स लॉ, टनल जंक्शन एंड इन द एंड वी विल बी डूइंग ट्यून बेस्ड ऑसिलेटर. So first of all, let's start with the Moore's law. What is it? We will try to know कि Moore's law होता क्या है, इसकी implications क्या हैं, applications क्या हैं और इसको आज हम अच्छे से देखेंगे. तो first of all, अगर हम लोग देखें Moore's law को, तो Moore's law के बारे में पहले से हमें ये जानना जरूरी है कि ये proper physical law नहीं है. Basically ये एक observation है over the years by Gordon Moore, who was co-founder of Intel. 1965 में डिपेंडिंग क्योंकि वो पैटर्न्स को नोट कर रहा था तो ही proposed an empirical observation which state that the number of transistors on a microchip doubles approximately every 2 years. यानी हर 2 साल के बाद जो ट्रांजिस्टर्स हैं माइक्रोचिप पर वो डबल हो जाते हैं, which leads to definitely to higher computing power and lower cost. अब मोर्स लॉ को अगर हम लोग मैथमेटिकली पुट करें तो इट विल बी लाइक दिस, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. एन एज अ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू एन नॉट 2 की पावर t/d. अब यहाँ पर ये जो n है ये टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स है एट एनी टाइम t जब आप इसको कैलकुलेट करना चाहोगे. जबकि एन नॉट जो है हमारे पास वो क्या है, वो है इनिशियल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एट अ स्टार्टिंग पॉइंट. जैसे कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है. इट कुड हैव बीन लाइक 1965, वी हैव टेकन 1971 एज और रेफरेंस पॉइंट ओवर हियर, बट इट कुड बी एनी. अच्छा, ये जो टी है हमारे पास कि कितना टाइम लैप्स हो गया है, जब मतलब इनिशियल स्टार्ट से वो टाइम जब आप इसे कैलकुलेट करना चाह रहे हो, इट इज यूजली इन ईयर्स. और जो डी है वो आपका डबलिंग पीरियड है तो ये यूजली 2 ही होगा. अब थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि 1965 में फर्स्ट टाइम जो है मूर ऑब्जर्व ट्रांजिस्टर काउंट जो उसने नोट किया कि वो डबल हो जाते हैं हर साल, और 1958 से ही वाज कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स. 1975 में ये जो प्रिडिक्शन है वो रिवाइज हो गई टू डबलिंग एवरी 2 years. और अब 2026 में ये जो पेस है इसका डबलिंग का, ये थोड़ा सा स्लो डाउन होकर अब जो लेटेस्ट वन है वो हो जाता है 2.5 से 3 years तक. अब जो लेटेस्ट है 2026 में, तो ये जो साइज ऑफ ट्रांजिस्टर है ये डिपेंड कर रहा होता है दो चीज़ों पर मेनली, कि इंडस्ट्री में उनका जो मार्केटिंग नोड नेम है वो क्या है. 2 नैनोमीटर, 1.8 नैनोमीटर, इस तरह से होता है. अमूमन जो उसका एक्चुअल साइज होता है वो उसके नोड साइज जितना नहीं होता, अमूमन थोड़ा सा ज्यादा ही होता है. और दूसरा जो तरीकाकार है इसको जानने का वो है एक्चुअल फिजिकल डिमेंशंस. तो 2026 तक हमारे पास हम लोग पहुंच चुके हैं नैनोमीटर स्केल्स तक. तकरीबन 2 नैनोमीटर रेंज कमर्शियली प्रोड्यूस हो रहे हैं. और जो लैब है उसमें जो ब्रेक थ्रूज हैं वो इससे इवन मतलब हायर हैं कि हम लोग मजीद स्मॉल डिमेंशंस की तरफ मूव कर चुके हैं. कुछ इस तरह से कि आपके पास 1 नैनोमीटर गेट्स दे आर बीइंग यूज्ड इन मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड एंड कार्बन नैनोट्यूब्स. वेयर एज एक्सपेरिमेंटल मोलेकुलर ट्रांजिस्टर जो हैं वहां पर हमारे जो डायमेंशंस हैं वो 0.5 नैनोमीटर तक पहुंच चुके हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा कि इससे हमें क्या मतलब लाइक क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या फायदा है इसका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस पर इसका फायदा ये है कि आपके पास जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर आपके चिप पर इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली जो कंप्यूटर्स हैं दे वो फास्टर जो है वो वर्क करेंगे. जो साइज है आपकी चिप्स का मतलब वो स्मॉलर हो जाएगा. ज्यादा ट्रांजिस्टर है, वो छोटे चिप पर लग रहे हैं, ज्यादा ट्रांजिस्टर्स की तादाद बढ़ रही है. इस वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी तकरीबन. और इस वजह से
स्मार्टफोन्स, एआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं डेफिनेटली। अब लिमिटेशंस क्या है मूर्स लॉ के कि आपके पास जैसे जैसे अब ट्रांजिस्टर बढ़ते जाएंगे तो ट्रांजिस्टर चिप का साइज जो है वो उस पर ट्रांजिस्टर की तादाद बढ़ती जाती है। तो अब ये जो पेस है जो कि पहले इसकी डबलिंग थी आफ्टर 2 इयर्स, अब ये पेस रिड्यूस हो चुकी है। जैसे पहले भी बात की कि तकरीबन ये 2.5 से 3 इयर्स के बाद ये डबलिंग वाला फैक्टर आ रहा है। अब ये हो क्यों रहा है? इसकी वजह ये है कि आपके पास साइज कंस्ट्रेंट्स हैं। आपके पास इतने कम छोटे साइज पर जब आप इतने सारे ट्रांजिस्टर्स को लगाते हो तो हीट डिसिपेशन है जिसको आप समहाउ टोटली रिमूव नहीं कर सकते इस फैक्टर से, जिस वजह से मेल्ट डाउन हो सकता है। उसके अलावा कुछ क्वांटम इफेक्ट्स हैं जिसमें क्वांटम टनलिंग है मेनली, कि आपके पास बेशक आपका ट्रांजिस्टर ऑफ है लेकिन वो बैरियर के थिननेस की वजह से आपके पास जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो टनल कर जाता है। उसकी जो है प्रोबेबिलिटी वो नॉन जीरो नहीं हो सकती है। सेकेंडली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से भी थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं हमारे पास, कि जब हमारे पास इतना छोटा साइज हो रहा है तो दैट मीन्स कि हमारे पास पोजीशन जो है वो प्रिसाइज हो रही है, लेकिन जो वेलोसिटीज हैं वो हमारे पास इन्फिनिट हो रही हैं। तो काफी दफा आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पाथ से स्ट्रे भी कर जाता है। और तीसरा इशू जो है वो क्वांटम कन्फाइनमेंट का जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा यहाँ पर। अब इनके सॉल्यूशंस भी हैं। सॉल्यूशंस अब ये हैं, लेटेस्ट जो सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, प्रॉब्लम तो होता है लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि बजाय इसके कि अब हम लोग हॉरिजॉन्टल चिप्स पर काम करें जैसे पहले था, उसकी बजाय वर्टिकल 3D चिप स्टैकिंग हो रही है ताकि आपके पास ये हीट डिसिपेशन इफेक्ट्स जो हैं इनको जो है वो कम किया जा सके। सेकेंडली, चिपलेट्स यूज किए जा रहे हैं। चिपलेट्स में क्या होता है कि बजाय इसके कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बड़ा सर्किट की बजाय उसको छोटे स्मॉल कंपोनेंट्स में आप जो है वो चेंज कर देते हो, जिसकी वजह से आपके पास आपकी स्पीड जो है वो तेज हो सकती है और आपका जो काम है वो एफिशिएंट हो जाएगा। और इसी तरह से स्पेशलाइज्ड एआई एक्सेलरेटर्स जो हैं दे कुड बी हेल्पफुल। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम हमने किया इससे रिलेटेड ये जो इनका एक ईयरली जो है चेंजेस हैं आपके पास ग्राफ की फॉर्म में, वो आपके पास आपके नोट्स में मैंने आपको दिया होगा, वहां से आपने इनको एक दफा देख लेना है। और इससे रेलेवेंट आपके पास एक एग्जाम्पल भी है, उस एग्जाम्पल को अब हम देखेंगे। अब हमने शुरू में बात की कि जो मोर्स लॉ है अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो इट विल बी लाइक एन टी इज इक्वल टू एन नॉट टू की पावर टी बाई डी। अब एन जो है वो आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है एट एनी टाइम टी, एन नॉट इनिशियली जो आपने स्टार्टिंग टाइम लिया, और टी जो है वो आपके कितने मतलब ईयर्स लैप्स हो चुके हुए हैं मतलब इनिशियल से और जो जिस टाइम पर आप देखने वाले हो, एंड डी इज द डबलिंग फैक्टर जो कि 2 होगा। तो अगर हम लोग इनिशियली स्टार्ट लेते हैं इंटेल 4004 के साथ, तो इनिशियली एन नॉट जो है वो हमारे पास 1971 में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे 2300। ठीक। और अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि 50 साल बाद विद 2 ईयर डबलिंग साइकिल हमारे पास जो है वो सिचुएशन जो है वो क्या होगी। तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमने यहाँ पे प्लग इन कर दिए एंड नॉट की जगह पर मेरे पास ये वैल्यू आ गई। और ईयर्स का जो है वो 50 थे और डबलिंग फैक्टर 2 है। जब हम लोग इसके अंदर प्लग इन करेंगे वैल्यूज तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाती है 7.2 इंटू 10 टू रेस पर 10, जो ऑलमोस्ट आपके पास 77 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होती है। एंड इट हैज बीन फाउंड ट्रू कि वाकई में ऐसा होता है। इसी तरह से आपको कोई और वैल्यू भी दी जा सकती है, जैसे जो आपके नोट्स हैं उसमें कुछ और वैल्यूज होंगे तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। और ये पेपर्स में जो है दे यूजुअली आस्क अबाउट इट सच थिंग्स। तो ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके मोर्स लॉ से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन जाएगा, इसको आप कुछ और भी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा अब। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है टनल जंक्शन। टनल जंक्शन बेसिकली एक बैरियर होता है। जैसे कोई थिन इंसुलेटिंग लेयर हो जाए दो मेटल जो है उनके दरमियान में, या हैविली डोप्ड
पी और एन जंक्शन के दरमियान में एक पोटेंशियल बैरियर सा क्रिएट हो जाए, यानी एक ऐसा एरिया जिसको एक पोटेंशियल बैरियर सा क्रिएट हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं टनल जंक्शन। अब होता ये कि क्लासिकली तो आपके पास जो पार्टिकल्स हैं आपको उस जंक्शन को ओवरकम करना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं ये जो जंक्शन है इसका जो पोटेंशियल बैरियर है हमारा, ये बहुत पतला सा होता है, तकरीबन नैनोमीटर्स में जो है वो उसकी थिकनेस होती है, बहुत पतला सा। सेकेंडली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, चूंकि वो एज अ वेव भी बिहेव करता है और उसके साथ एम्पलीट्यूड जो है वेव एम्पलीट्यूड एसोसिएटेड है, दैट्स वाई हम लोग ये नहीं कह सकते कि आपके पास जो बैरियर के पार इसकी होने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की जीरो होगी। वो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि वेव्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं, दैट्स वाई डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है प्रोबेबिलिटी वो होगी आपके बैरियर के पार। तो यूं आपके इलेक्ट्रॉन का बैरियर को पार कर जाना, जिसकी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। ठीक, जिसकी वजह से आपके पास स्लाइटली करंट डेंसिटी जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो करंट डेंसिटी जो है वो उसका जो इक्वेशन है वो आपके सामने है यहाँ पर। यू कैन सी जे वी दैट इज इक्वल टू जे नॉट ओवर डी स्क्र फाई एक्सपोनेंशियल माइनस ए into under the root phi minus phi plus EV exponential minus A under the root phi plus EV। अब इसमें ये जो जे नॉट का फैक्टर है, ये आपके पास एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जो रिलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ। जबकि ये जो डी है आपका, ये जो डी है ये है इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द इंसुलेटिंग बैरियर। फाई जो है वो आपके पास एवरेज बैरियर हाइट है आपकी। ठीक, और जो है आपके पास ये वी जो है, यहाँ पे जो वी का फैक्टर आ रहा है, वी जो है वो आपके पास है अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन, कि आपने पोटेंशियल क्या अप्लाई किया है अपने जंक्शन के अक्रॉस। जबकि यहाँ पे जो फैक्टर ए आ रहा है, ए जो है वो बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 4 डी इंटू अंडर द रूट 2 एम स्टेरिक ओवर एच। अब यहाँ पर जो है डी जो है वो इफेक्टिव थिकनेस है आपके बैरियर की, कि कितना जो है बैरियर का थिकनेस जो है इंसुलेटिंग बैरियर का वो कितना है आपके पास। एम स्टेरिक जो है वो आपके पास इफेक्टिव मास होता है इलेक्ट्रॉन का, और एच यू नो कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइप्स की। हमारे पास ये जो टनल जंक्शंस होते हैं, ये मेनली हम लोग इन्हें कह सकते हैं कि ये हमारे पास चार टाइप्स के हैं। पहले आपके पास हो जाएंगे मैग्नेटिक टनलिंग जंक्शंस। टनल जंक्शंस, इसमें क्या होगा कि आपके पास ये जो लेयर बनती है जो बैरियर से ओवरऑल क्रिएट होता है, उसमें एक तरफ फेरोमैग्नेट, दरमियान में एक इंसुलेटिंग स्ट्रिप और उसके बाद एक और फेरोमैग्नेटिक लेयर आ जाती है। ठीक है, तो जैसे टनलिंग, इसका जो मैकेनिज्म होता है मेनली दैट इज टनलिंग मैग्नेटो रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस जो है इसकी वो चेंज कर रही होती है बेस्ड ऑन मैग्नेटिक अलाइनमेंट क्या है। मैग्नेटिक अलाइनमेंट जैसे चेंज होगी आपके पास जो है उसका रेजिस्टेंस वो चेंज होना शुरू हो जाता है, और डेफिनेटली दैट विल बी अफेक्टिंग योर द करंट डेंसिटी। जो दूसरी टाइप है आपके पास सुपर कंडक्टिंग टनल जंक्शंस की, वो है उसमें इस तरह से होता है कि आपके पास सुपर कंडक्टर होता है, दरमियान में जो है वो आपके पास एक इंसुलेटर लेयर आ जाएगी, और फिर तीसरी जो है वो आपके पास सुपर कंडक्टर लेयर आ जाएगी। ये चीज आप देखोगे जैसे जोसेफसन इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसमें कूपर पेयर्स जो है वो टनल करते हैं टू क्रिएट अ सुपर करंट विदाउट वोल्टेज। तीसरे जो है वो आपके पास आ जाते हैं सेमीकंडक्टर टनल जंक्शंस। अब उसमें क्या होता है कि आपके पास हैवीली डोप्ड जो है पी प्लस और एन प्लस जो है वो जंक्शन क्रिएट हो जाते हैं। ये आप देखोगे इसका जो की मैकेनिज्म है वो है जीनर टनलिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ही थिन डिप्लीशन रीजन से टनल कर जाते हैं। और जो चौथी टाइप है आपके पास नेमली फेरो इलेक्ट्रिक टनल जंक्शन, इसमें क्या होगा कि आपके पास एक मेटालिक लेयर हो जाएगी, उसके बाद एक फेरो इलेक्ट्रिक लेयर आ जाएगी, और साथ में फिर एक मेटालिक लेयर आ जाएगी। तो इसकी जो की मैकेनिज्म है दैट इज टनलिंग इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से ट्यून हो रही होती है, वो ट्यून हो रही होती है बाय द पोलराइजेशन ऑफ द फेरो इलेक्ट्रिक लेयर। सो इस तरह से हम इसको चार कैटेगरीज में प्लेस कर सकते हैं: मैग्नेटिक, सुपर कंडक्टिंग टनल जंक्शंस, सेमीकंडक्टर टनल जंक्शंस, और फेरो इलेक्ट्रिक टनलिंग जंक्शंस। अब डिपेंडिंग ऑन दीज मैकेनिज्म्स इनकी जो है वो फिर एप्लीकेशंस जो है वो वेरी करती हैं।
अब एप्लीकेशंस इनकी क्या क्या है, इनकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। जो पहली एप्लीकेशन है वो डाटा स्टोरेज, यानी कि जो मैग्नेटिक टनल जंक्शंस हैं वो मैग्नेटिक MRAM जो है उसमें इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर ये इस्तेमाल हो सकते हैं मल्टी जंक्शन सोलर सेल्स के अंदर। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेशन में, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग देखें तो ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप में इनका यूजेज है। क्वांटम कंप्यूटिंग में डेफिनेटली एज जोसेफसन जंक्शन इस्तेमाल होते हैं, सुपर कंडक्टिंग टनल जंक्शंस बोलते हैं। और फिर हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक टनल, उसमें हमें हमारे पास ये टनल डायोड्स जो है वो एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज एक्ट करते हैं ताकि सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकें और अल्ट्रा फास्ट स्विचिंग में ये हेल्प कर सकें। So this was all about the tunnel junction. We have discussed कि basically what are they, what is their working principle, then इसके types क्या होते हैं और इनकी जो है prospective applications जो है वो क्या हो सकती हैं, उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यून बेस्ड ऑसिलेटर। अब ट्यून बेस्ड ऑसिलेटर एक और एप्लीकेशन है आपके पास। अब इसमें क्या होता है कि ट्यून बेस्ड ऑसिलेटर में आपके पास ये एक टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है जो कि बेस कर रहा होता है LC ऑसिलेटर, वेयर द ट्यून सर्किट टैंक सर्किट इज प्लेस्ड बिटवीन द बेस एंड ग्राउंड ऑफ द ट्रांजिस्टर. The tune-based oscillator is also called Armstrong oscillator after the name of its inventor. The tuned circuit essentially consists of a transformer and capacitor connected in parallel. As you will be seeing it in the diagram, we will discuss it. हम लोग diagram देखेंगे, उसमें different components इसके देखेंगे, उनकी functioning क्या है और फिर इसके बाद उसका working principle हम लोग discuss करेंगे. So let's move on to that. तो here is the circuit diagram. अब अगर आप सर्किट डायग्राम को देखो तो इसमें आप देखोगे कि हमारे पास रेजिस्टर्स हैं दो, R1 R2, और तीसरा रेजिस्टर है हमारे पास RE. अब हमारे पास ये जो है Q1, ये हमारा जो है वो ट्रांजिस्टर है, इसका ये कलेक्टर है, ये इसकी बेस है और ये इसका एमिटर पोर्शन है। अब ये जो R1 और R2 है ये दोनों एक्ट करते हैं एज वोल्टेज डिवाइडर फॉर द ट्रांजिस्टर Q1। अब ये जो एमिटर रेजिस्टेंस है RE, ये वाली, ये स्टेबलाइजिंग के लिए इस्तेमाल होती है बायस पॉइंट के लिए। और ये जो CE है ये मेरे पास बाईपास कैपेसिटर है। अब ये बाईपास कैपेसिटर किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि जो आपके पास RE के क्रॉस आपके पास सिग्नल्स जो ड्रॉप, AC सिग्नल्स जो ड्रॉप कर रहे होते हैं उनको एम्पलीफाई करने के लिए। तो अगर आपके पास जो एम्पलीफाइड AC सिग्नल्स हैं दे आर बीइंग ड्रॉप्ड अक्रॉस RE, तो ये क्या करेगा कि ये ऐड कर देगा बेस एमिटर वोल्टेज ट्रांजिस्टर को और ये अफेक्ट करेगा बायसिंग कंडीशंस को। अच्छा, अब ये जो CC है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं DC ब्लॉकिंग कैपेसिटर। अब इसका जो है काम वो क्या है, वो उसका काम ये है कि जो DC करंट्स हैं जो कि आपके पास टैंक सर्किट वाली साइड से एंटर करते हैं बेस की तरफ, उनको ये स्टॉप करे, उनको ये ब्लॉक करे। इसके अलावा हमारे पास आप देख रहे हो कि ये L1 है, इसको ये प्राइमरी कॉइल है आपकी, L2 आपकी सेकेंडरी कॉइल है, और L1 जो है ना ये आपका कपल्ड है विद द C1 कैपेसिटर, और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है हमारे पास टैंक सर्किट। अच्छा, अब होगा ये कि जब आप पावर अप्लाई करोगे, यहाँ पर ना पावर से सप्लाई करते हो, तो आपका जो ट्रांजिस्टर Q1 है ये कंडक्शन स्टार्ट कर देता है और इसका जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो अगर आप देखो तो आप देखोगे कि जो आपका कलेक्टर करंट है वो L2 के थ्रू जो है वो फ्लो करता है। तो L2 जो है वो आप देख रहे हो कि वो म्यूचुअल इंडक्शन वाइज L1 के साथ भी कनेक्टेड है, कि दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर L2 में कोई चेंज आता है यानी इसमें करंट फ्लो करती है तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स यहाँ L1 से भी पास करेगा और दोनों एक दूसरे के साथ कपल्ड हो जाएंगे बाय म्यूचुअल अट्रैक्शन। अच्छा, अब ये जो हमारे पास L2 कॉइल है इसको हम लोग टिकलर कॉइल भी बोलते हैं इसी वजह से।
अब होगा ये कि आपके पास जैसे इंड्यूस वोल्टेज जो है L1 यहाँ पर, यानी L2 की वजह से L1 के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो आपके पास करंट प्रोड्यूस हुआ, वोल्टेज जो आपके पास यहाँ पर राइज हुई, उसकी वजह से क्या होगा कि जो C1 है ये चार्ज होना शुरू कर देगा, यहाँ तक कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा। अब क्या होगा कि आपके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है L1 के अंदर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो थी, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो प्रोड्यूस हुई, वो आपके कैपेसिटर को जब ट्रांसफर होती है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में चेंज हो जाती है। अब क्या होगा कि आपका जो कैपेसिटर है, मतलब फुली चार्ज होने के बाद फिर वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, एक पॉइंट आएगा उसके बाद डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा थ्रू L1। अब आपके पास L1 के क्रॉस जो है करंट, वो फिर क्या करना शुरू कर देगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही आपका जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज होता है तो आपके पास कोई ईएमएफ नहीं रह जाएगा, ताकि जो आपके करंट को मेंटेन कर सके थ्रू L1। तो इसलिए क्या होगा कि आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कोलैप्स हो जाता है। तो जैसे ही वो कोलैप्स होने की वर्ज पर होगा तो क्या होगा कि आपका ये जो L1 है वो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा सेल्फ इंडक्शन की वजह से, और उसकी वजह से बैक ईएमएफ की वजह से क्या होगा कि आपका जो कैपेसिटर C1 है वो दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि जो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग है वो L1 के थ्रू होगी, और फिर दोबारा से ये साइकिल रिपीट होता जाएगा, यानी बार बार ये आपकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से इस सारा जो फिनोमेना है वो बार बार रिपीट होगा। तो इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से एक साइक्लिक सा, वो एक साइकिल सा बन जाता है, जिसकी वजह से आपके पास ऑसिलेशंस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं टैंक सर्किट के अंदर। अब ये जो ऑसिलेशंस आपके पास क्रिएट होती हैं ये कपल्ड होती हैं टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, यहाँ बाय द मीन्स ऑफ दिस सीसी। ये जो कैपेसिटर है ना, ये जो आपका इस बेस के साथ कनेक्टेड है, इसके थ्रू, और ये एम्पलीफाई हो जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी जो है कलेक्टर वोल्टेज, उसका एक पोर्शन जो है वो इंडक्टिवली कपल हो जाएगा आपके टैंक सर्किट के साथ बाय द मीन्स ऑफ दिस L2 कॉइल। अब ये जो वाइंडिंग डायरेक्शंस होते हैं L1 और L2 के, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो इस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं कि इन दोनों के दरमियान में जो फेस डिफरेंस है वो 180 डिग्री का आ जाए, पूरा 180 डिग्री का। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्राइमरी कॉइल है L1 और जो सेकेंडरी कॉइल है L2, वो RF ट्रांसफार्मर जो है उसकी वजह से ये क्या करते हैं कि एक फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करते हैं बेस सर्किट की तरफ। अब ये जो फीडबैक सिस्टम है, जो ये इनके दरमियान में जो वाइंडिंग की वजह से जो फेस शिफ्ट है वो 180 डिग्री का है। तो इस वजह से क्या होगा कि आपके पास ये जो ट्रांजिस्टर है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, वो एक 180 डिग्री का मजीद फेस शिफ्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। यू दोनों फेस शिफ्ट ऐड होकर इनपुट आउटपुट जो है वो दैट विल बिकम 360 डिग्री, और ये कंडीशन बन जाएगी पॉजिटिव फीडबैक की, और सस्टेन ऑसिलेशंस जो है ना वो आपके पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास इन ऑसिलेशंस की, वो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज from this formula. As you can see, f is equal to 1 over under the root 1 over 2 pi into under the root LC, L1 और C1। And you can see from here कि ये L1 C1 है जो आपका टैंक सर्किट बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे f जो है वो फ्रीक्वेंसी है कि कितनी ऑसिलेशंस आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। L1 जो है वो आपके पास इंडक्टेंस है, ये एज यू कैन सी ऑफ दिस टैंक सर्किट। और जो C1 है वो आपके पास कैपेसिटेंस है इस टैंक सर्किट की। तो जो आपके पास ट्यून्ड इस सर्किट की वजह से, ऑसिलेटर्स की वजह से जो आपके पास आउटपुट फ्रिक्वेंसी हैं वो आती हैं इन द रेंज ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज तक, इसलिए इनको RF ऑसिलेटर्स भी आप बोलते हैं। तो इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, और फिर उनके अपने फायदे और उनके अपने जो है वो साइज एंड कॉस्ट की वजह से उनकी जो है वो कैटेगराइजेशन है। तो अब इसको देख लेते हैं कि इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में भी देख लेते हैं सर्किट को, होपफुली कि आपको क्लियर होगा कि हमारे पास एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसी से रिलेटेड। वो ये है कि टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बाय यूज ऑफ एन एलसी ट्यून सर्किट विद द फॉलोइंग वैल्यूज। आपके पास जो कैपेसिटेंस है, जैसे आपने पीछे वो ट्यून सर्किट देखा, ट्यून बेस्ड सर्किट देखा आपने, उसमें जो टैंक सर्किट था उसमें जो C1 है यानी कैपेसिटेंस आपके पास वो है 300 पिको फेरेड। पिको स्टैंड्स फॉर 10 टू रेज पर -12।
और जबकि आपके पास L1 जो उसकी इंडक्टेंस है वो है 58.6 माइक्रो हेनरी। तो माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। तो इन वैल्यूज को हम लोग जो है वो इस फार्मूला में पुट करेंगे, जो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला है, F इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू √L1C1। इसमें आप वैल्यूज पुट करिए और जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1199 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पर हम लोग जो है आज का अपना लेक्चर वो स्टॉप करेंगे। होपफुली इट विल बी क्लियर, और अगर कोई इश्यूज हुए तो वो आप मुझसे जो है थ्रू व्हाट्सएप या फिर यहीं पर जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो here I will stop it, and inshallah फिर next class जो है वो हम लोग यहाँ से आगे continue करेंगे. Thank you so much for your patience.